हेलो फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक है उत्तर प्रदेश राज्य में नगरों का विकास एवं उस विकास से संबंधित प्राधिकरण का गठन। हम देखते हैं कि नगरों में विकास का जो काम होता है, कार्य होता है, वो राज्य सरकार का होता है और राज्य सरकार द्वारा उत्तर प्रदेश के अंदर विकास एवं उससे संबंधित जो है प्रावधान किए जाते हैं। इससे पहले हमने पंचायत के बारे में पढ़ा था और पंचायत का जो है 73वें संशोधन से पहले और 73वें संशोधन के पश्चात उत्तर प्रदेश सरकार या भारत के अंदर अन्य जो राज्य हैं उनके अंदर पंचायतों का गठन, उनका चुनाव और उसके सदस्यों का नियुक्त किया जाना और हटाए जाने से संबंधित प्रावधान हमने किए थे, जो कि हम लोगों के द्वारा चलाए जा रहे चैनल लाइफ लाइन ऑफ लॉ पर अपलोड कर दी गई थी वीडियो। आज का हमारा विषय है उत्तर प्रदेश नगर नियोजन एवं विकास अधिनियम 1973। तो देखो, सबसे पहले हम देखेंगे कि अगर राज्य सरकार को, उत्तर प्रदेश राज्य सरकार को अगर ये लगता है, उसकी राय है कि उत्तर प्रदेश में कोई भी क्षेत्र ऐसा है जिसका विकास किया जाना चाहिए योजना के माध्यम से, तो राज्य सरकार उस क्षेत्र को विकास क्षेत्र घोषित करेगी और उसका विकास राज्य सरकार द्वारा जो है प्राधिकरण के माध्यम से किया जाएगा। और ये जो प्राधिकरण है ये अस्थायी प्राधिकरण होगा जिसका योजना के अनुसार विकास किए जाने के पश्चात उसका विघटन कर दिया जाएगा। अब इसके लिए सबसे पहले अगर हम एक्ट के बारे में बात करें तो सेक्शन 3 इस चीज़ की उद्घोषणा करता है कि राज्य सरकार किसी भी क्षेत्र को, उत्तर प्रदेश के अंदर सम्मिलित किसी भी क्षेत्र को घोषणा के द्वारा जो है विकास क्षेत्र घोषित कर सकती है। और सेक्शन 4 के अंतर्गत उस विकास क्षेत्र के संदर्भ में जिसका विकास किया जा रहा है एक प्राधिकरण का गठन कर देगी, एक डेवलपमेंट अथॉरिटी का गठन किया जाएगा जो कि एक अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और अन्य सदस्यों से मिलकर बनेगा। और ये जो प्राधिकरण होता है ये अस्थायी प्राधिकरण होता है, मतलब किसी सीमित समय के लिए बनाया जाता है, जब तक योजना के अनुसार कार्य किया जाता है तब तक इसका गठन रहता है। उसके पश्चात सेक्शन 58 के अंतर्गत इसका विघटन कर दिया जाता है और इसके अंदर निहित जो भी अधिकार हैं, कर्तव्य हैं या संपत्ति है या किसी व्यक्ति से धन वसूलने का जो इसका अधिकार है वो सारे राज्य सरकार में निहित हो जाएंगे। तो देखो, सबसे पहले अगर हम बात करें अथॉरिटी के बारे में, डेवलपमेंट अथॉरिटी के बारे में, तो जो डेवलपमेंट अथॉरिटी का गठन करने की जो शक्ति है या जो इसका विधिक प्रावधान है वो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 323B के अंतर्गत राज्य सरकार अपना कार्य कराने के लिए किसी भी ट्रिब्यूनल का गठन कर सकती है और उस ट्रिब्यूनल के माध्यम से अपना कार्य करा सकती है। क्योंकि विकास करने का काम भी राज्य सरकार का है। अगर कोई एरिया उसको लगता है कि डेवलप नहीं है या इसका योजना के अनुसार इसका डेवलपमेंट होना चाहिए, तो ऐसी परिस्थिति में राज्य सरकार की ड्यूटी है, उसका दायित्व है कि वो उस स्थान का विकास करे, उस क्षेत्र का विकास करे। और ये कहीं ना कहीं हमारे जो सामाजिक न्याय का जो कंसेप्ट है उसके अंदर भी इसको जो है प्रिविलेज दिया जाता है कि राज्य सरकार उस एरिया में उस सामान्य व्यक्तियों को जो भी समस्याएं हैं उन समस्याओं का समाधान करने का जो कर्तव्य है वो राज्य सरकार का है। और राज्य सरकार अपना कर्तव्य तो स्वयं करती है या किसी ट्रिब्यूनल, किसी अथॉरिटी या किसी अन्य माध्यम से भी कर सकती है। अब चूंकि हम नगर नियोजन एवं विकास अधिनियम 1973 की बात कर रहे हैं जो कि उत्तर प्रदेश में जुडिशरी के अंदर हायर जुडिशरी और लोअर जुडिशरी दोनों का विषय है और दोनों पे ही इसमें जो है 200 नंबर का पेपर आपका हायर और लोअर दोनों ही एग्जाम्स में आता है और काफ़ी इम्पोर्टेंट भी है ये। तो देखो, सबसे पहले हम इसमें देखते हैं कि सेक्शन 3 जहाँ पे राज्य सरकार डिक्लेयर करती है किसी भी क्षेत्र को विकास क्षेत्र, और धारा 4 के अंतर्गत राज्य सरकार उस क्षेत्र का विकास योजना के अनुसार कराएगी प्राधिकरण के माध्यम से। राज्य सरकार द्वारा सेक्शन 4 के अंतर्गत प्राधिकरण का गठन किया जाता है उस क्षेत्र का विकास कराने के लिए जो कि सेक्शन 3 के अंतर्गत उसके द्वारा डिक्लेयर किया गया है। अब जब ये विकास का कार्य पूरा हो जाता है तो सेक्शन 58 के अंतर्गत राज्य सरकार उस प्राधिकरण का विघटन कर देगी, क्योंकि एक अस्थायी प्राधिकरण है और इसका उद्देश्य सिर्फ उस योजना के अनुसार उस क्षेत्र का विकास करना होता है। अब हम बात करेंगे कि विकास के अंदर क्या आता है। जो विकास क्षेत्र घोषित किया गया था उस क्षेत्र में विकास के अंदर क्या क्या शामिल होगा, तो इसके बारे में देखिए सेक्शन 2E आपको बताता है कि विकास के अंदर विकास जो है वो भूमि के ऊपर या भूमि के नीचे दोनों चीज़ों को सम्मिलित करता है।
और इसमें कोई भी निर्माण, कोई खनन का कार्य या अन्य कोई भी कार्य जो कि उस क्षेत्र का डेवलप करने के लिए ज़रूरी हो, वो सभी को जो है इसके अंदर शामिल किया गया है। तो ये तो हमारी बात है कि विकास के अंदर क्या आएगा, और अगर किसी क्षेत्र को विकास क्षेत्र घोषित करना है तो उसको कौन करेगा, और राज्य सरकार उस क्षेत्र का विकास कैसे कराएगी। तो ये सेक्शन 3, सेक्शन 4 और 2E ये हम लोगों का इस कंसेप्ट को क्लियर कर रहे हैं। अब बात आती है कि राज्य सरकार को अगर किसी क्षेत्र को विकास क्षेत्र घोषित करना है, मतलब उसको विकास क्षेत्र के अंडर उसको लेके आना है, तो ऐसी कंडीशन में क्या राज्य सरकार का ध्यान इस तरफ आकर्षित कराने के लिए कोई विशेष प्रावधान है, या कोई सामान्य व्यक्ति भी इस तरफ राज्य सरकार का ध्यान आकर्षित करा सकती है, या उसके लिए कोई स्पेशल प्रोविजन दिया, कोई प्रोसीजर बताया गया है। तो देखिए सेक्शन अगर हम 3 पढ़ें तो सेक्शन 3 में एक शब्द यूज़ किया गया है, अगर राज्य सरकार की राय में। अब राय जो यहाँ पे शब्द का प्रयोग किया गया है, इससे ही प्रतीत होता है कि राज्य सरकार को किसी भी माध्यम से, चाहे वो किसी आवेदन के माध्यम से, किसी अथॉरिटी ने आवेदन किया हो, आम जनता के द्वारा आवेदन किया गया हो, किसी भी माध्यम से अगर राज्य सरकार को ये लगता है कि उस क्षेत्र का विकास होना चाहिए, तो ऐसी कंडीशन में उस क्षेत्र के विकास के लिए राज्य सरकार उस एरिया को विकास क्षेत्र घोषित कर देगी। जैसे कि 1994 में राज्य सरकार द्वारा एक योजना चलाई गई थी, जिसके माध्यम से मेरठ के अंदर जो एक बस स्टैंड बनाने के लिए वहाँ पे कुछ प्रॉपर्टी अर्जित की गई थी, कुछ संपत्ति जो है राज्य सरकार द्वारा अर्जित की गई थी, लेकिन उस संपत्ति का यूज अगले 10 साल तक उस योजना के लिए, जिसके लिए उस संपत्ति का मतलब एक्वायर किया था, अर्जित किया था, नहीं किया गया, जिसपे बाद में विवाद भी हुआ और इस पर शूट फाइल किया गया, जिसमें उस व्यक्ति को प्रॉपर्टी वापस मिल गई थी। तो उसके पीछे था मेरठ के अंदर बस स्टैंड का निर्माण करना। तो बस स्टैंड का निर्माण करने के लिए एक योजना के अधीन लाया गया था, और बस स्टैंड का निर्माण जो था राज्य सरकार द्वारा उस एरिया को योजना क्षेत्र के अंतर्गत जो है विकास क्षेत्र घोषित किया गया, और वहाँ का डेवलप करने के लिए इस योजना को चलाया गया था। तो देखिएगा ये जो दायित्व होता है ये राज्य सरकार का होता है, कि ये रिस्पॉन्सिबिलिटी राज्य सरकार की है, कि अगर राज्य सरकार को लगता है कि वहाँ पे जो आम जनता है, सामान्य लोग हैं, उनको किसी चीज़ की नीड है, बेसिक नीड है, या वहाँ पे कोई डेवलप होना चाहिए उसके अकॉर्डिंग, तो राज्य सरकार उस क्षेत्र को डेवलपमेंट एरिया घोषित करेगी, और उस घोषणा करने के बाद वहाँ पे प्राधिकरण का गठन किया जाएगा। अब बात आती है कि जो प्राधिकरण है वो काम कैसे करेगा, जो प्राधिकरण है वो कैसे वर्क करेगा। तो देखो, जो प्राधिकरण है वो राज्य सरकार के अधीन रहकर ही काम करेगा। प्राधिकरण द्वारा जो कार्य किया जाएगा राज्य सरकार के अधीन रहकर, और उस एरिया के लिए जो उस विकास क्षेत्र जो सेक्शन 3 के अंदर डिक्लेयर किया है, उस एरिया के लिए एक मास्टर प्लान बनाएगा, एक जोनल प्लान बनाएगा। अब ये जो मास्टर प्लान बनाया जा रहा है ये पूरे क्षेत्र के लिए बनाया जाता है, मतलब जो क्षेत्र राज्य सरकार द्वारा सेक्शन 3 में डिक्लेयर किया गया है उस क्षेत्र के लिए एक मास्टर प्लान बनाया जाएगा। सेक्शन 8 में ये जो है अर्बन प्लानिंग एवं डेवलपमेंट एक्ट 1973 के सेक्शन 8 में के अंदर ये बताया गया है कि महायोजना जो मास्टर प्लान है उसके अंदर क्या क्या शामिल किया जाएगा, या उसके अंदर कौन सी भूमि आएगी, कैसे उसके ऊपर मास्टर प्लान बनाया जाएगा, और उसके लिए जो क्षेत्रीय जो योजनाएं हैं वो भी बनाई जाएंगी, जोनल प्लान भी उसके लिए डेवलपमेंट प्लान बनाया जाएगा, और उसके अकॉर्डिंग फिर जो है प्राधिकरण द्वारा उसमें वर्क किया जाएगा। मतलब जो उसने प्लान तैयार किया है, प्लान तैयार करने के बाद उसको जो है राज्य सरकार के पास भेजा जाएगा अप्रूवल के लिए, अनुमोदन के लिए राज्य सरकार के पास भेजा जाएगा। राज्य सरकार को अगर लगता है कि उसमें किसी अमेंड की नीड है तो उसमें अमेंड करने के लिए उसको वापस भेजेगी, और उसके बाद अगर उसको लगता है कि कोई अमेंड की नीड नहीं है और जो उसके द्वारा मास्टर प्लान तैयार या जोनल प्लान तैयार किया गया है वो उस क्षेत्र के विकास के लिए प्रॉपर है, उचित है, तो ऐसी परिस्थिति में राज्य सरकार उसको अप्रूवल करेगी, और अप्रूवल करने के बाद उस एरिया के अंदर जिस एरिया के लिए वो मास्टर प्लान बनाया गया है वहाँ पे उसको प्रकाशित किया जाएगा, और प्रकाशन की तिथि से उसको जो है योजना के अधीन उस योजना को वहाँ पे लागू कर दिया जाएगा। अब ये हम देखते हैं कि प्राधिकरण का काम क्या है, राज्य सरकार ने क्या किया, प्राधिकरण ने क्या किया, और उसके पश्चात जो है उस योजना का अनुमोदन किया गया। अब राज्य सरकार का कार्य सेक्शन 3 के अंतर्गत उस क्षेत्र को विकास क्षेत्र घोषित करना है जो उसकी राय में लगता है कि इस क्षेत्र का जो है विकास होना चाहिए। उसके बाद राज्य सरकार ने क्या किया, प्राधिकरण का गठन किया। प्राधिकरण ने क्या किया, उस क्षेत्र के लिए राज्य के अधीन रहते हुए उस क्षेत्र के लिए एक महायोजना तैयार की, और महायोजना के साथ साथ या उसके पश्चात एक क्षेत्रीय योजना तैयार की, और वो महायोजना या क्षेत्रीय योजना तैयार करने के बाद उसको अप्रूवल के लिए राज्य सरकार के पास भेज दिया,
और राज्य सरकार ने उसको अप्रूवल किया और अप्रूवल होने के बाद वो योजना उस क्षेत्र के अंदर जिसको विकास क्षेत्र घोषित किया गया था वहाँ पे लागू हो गई। अब ये था हमारा कंसेप्ट कि अब आपकी योजना बन चुकी है, मतलब उस क्षेत्र के लिए आपकी महायोजना और क्षेत्रीय योजना तैयार हो चुकी है। अब इसके बाद नेक्स्ट स्टेप क्या होगा कि वहाँ के जो लोग हैं, वहाँ की जो पब्लिक है या आसपास की जो भूमि है या जो व्यवसाय उनके द्वारा किया जा रहा है उस पर भी प्रतिबंध लगाया जाएगा, क्योंकि उस क्षेत्र का अगर विकास करना है तो वहाँ पे निर्बंधन लगाया जाएगा, वहाँ पे व्यक्तियों पर निर्बंधन लगाया जाएगा कि वो किसी क्षेत्र का विकास या तो उस योजना के अनुसार करे या उस विकास को, अगर वो विकास पहले से ही किया जा रहा है, मतलब कोई घर निर्माण हो रहा है, किसी मकान का निर्माण हो रहा है या वहाँ पे किसी बिजनेस को लेके वहाँ पे कोई वर्क चल रहा है, तो या तो उसको रोक दो, या तो उसको रोक दिया जाए वहीं पे, या अगर वो चालू करना चाहते हैं तो उसके चालू करने पर भी निर्बंधन होगा। तो सेक्शन 14 से लेके सेक्शन 16 तक, सेक्शन 14 से लेके सेक्शन 16 तक इसी के बारे में जो है बताया गया है सेक्शन ये अर्बन प्लानिंग एवं डेवलपमेंट एक्ट के अंतर्गत 14 से 16 तक में, कि अगर उस क्षेत्र में जिसको विकास क्षेत्र घोषित किया गया सेक्शन 3 के अंतर्गत और जिसके संदर्भ में अथॉरिटी नियुक्त की गई गठन किया गया सेक्शन 4 के अंतर्गत, उस क्षेत्र में विकास जो है वाइस चेयरमैन की परमिशन से ही होगा। विदाउट वाइस चेयरमैन की परमिशन से आप वहाँ पे ना तो कोई विकास कर सकते हो और ना ही ऐसे विकास को चालू रख सकते हो, मतलब आपको वो बंद करना पड़ेगा और चालू करने से पहले आपको वाइस चेयरमैन की जो है अनुमति लेनी पड़ेगी। अब इसके अंदर कौन कौन शामिल है, किसको अनुमति लेनी पड़ेगी? किसी भी व्यक्ति को या किसी भी निकाय को, कोई भी व्यक्ति या कोई भी निकाय, चाहे वो सरकारी विभाग हो या प्राइवेट विभाग हो, चाहे वो सामान्य व्यक्ति हो या कोई लोक सेवक हो, किसी को भी वहाँ पे कार्य करने के लिए, या वहाँ पे कोई स्थानीय विभाग हो जो स्थानीय प्राधिकरण, क्योंकि देखो ये ध्यान रखना, ये जो सेक्शन 4 में प्राधिकरण बनाया जा रहा है ये अस्थायी प्राधिकरण है जिसका योजना के अनुसार कार्य पूरा होने के पश्चात 58 में उसका विघटन कर दिया जाएगा। अब उत्तर प्रदेश के अंदर मेरठ विकास प्राधिकरण, लखनऊ विकास प्राधिकरण, कानपुर विकास प्राधिकरण, मतलब हर जिले के लिए जो है एक स्थानीय प्राधिकरण होता है और ये स्थानीय प्राधिकरण पर भी निर्बंधन है कि अगर स्थानीय प्राधिकरण उस क्षेत्र के अंदर कोई विकास करना चाहता है तो उसको पहले जो है वाइस चेयरमैन से अनुमति लेनी पड़ेगी, लिखित अनुमति लेनी पड़ेगी या उसको इस चीज़ की जो है सूचना देनी पड़ेगी और उसके पश्चात ही उसके अंदर उस डेवलपमेंट एरिया के अंदर उसके द्वारा कोई डेवलप किया जा सकता है। क्योंकि सेक्शन 14 का जो उपधारा 3 है, सेक्शन 14 का सब क्लोज 3 है, उसमें डायरेक्ट लिखा हुआ है कि निम्नलिखित उपबंध किसी राज्य सरकार या केंद्रीय सरकार के किसी विभाग या स्थानीय प्राधिकरण द्वारा भूमि के विकास के संबंध में भी लागू होंगे। मतलब कि अगर किसी सामान्य व्यक्ति पर भी ये प्रावधान लागू होते हैं, किसी केंद्रीय सरकार या राज्य सरकार का अगर कोई विभाग है तो उसके ऊपर भी ये लागू होते हैं और वहाँ पे जो लोकल अथॉरिटी है, उस एरिया की जो लोकल डेवलपमेंट अथॉरिटी है उसके ऊपर भी ये लागू होते हैं कि उस विकास क्षेत्र के अंतर्गत जो कि सेक्शन 3 में डिक्लेयर किया गया है, वहाँ पे वर्क करने से पहले, कोई भी विकास का काम करने से पहले आपको वाइस चेयरमैन की, उपाध्यक्ष की अनुमति लेनी पड़ेगी, परमिशन लेनी पड़ेगी और परमिशन लेने के बाद ही वहाँ पे आप कोई कार्य कर सकते हो। अगर आपके द्वारा विदाउट परमिशन या ये जो सेक्शन 14, 15 या 16 के उल्लंघन में अगर आपने वहाँ पे कोई कार्य किया, इसके उल्लंघन में अगर आपके द्वारा कोई कार्य किया गया तो सेक्शन 26 से लेके 28A तक के जो प्रावधान है वो लागू हो जाएंगे। अगर आपके द्वारा उस विकास क्षेत्र के अंदर जो विकास क्षेत्र घोषित किया गया है, अगर आपके द्वारा उस विकास क्षेत्र के अंदर अगर कोई भी विकास किया गया, कोई निर्माण किया गया, तो उस निर्माण को क्या किया जाएगा? अगर मान लो आप सपोज करो वहाँ पे डिक्लेयर किया हुआ था, वो एरिया डिक्लेयर था विकास क्षेत्र घोषित का, आपने वहाँ पे अपना भवन बना लिया और उस योजना के अनुसार नहीं है और विदाउट आपने परमिशन बनाया है, तो ऐसी कंडीशन में जो आपका भवन है उसको क्या किया जाएगा? ध्वस्त कर दिया जाएगा, उसको गिरा दिया जाएगा सेक्शन 27 के अकॉर्डिंग, और ये किया जाएगा वाइस चेयरमैन के द्वारा, उपाध्यक्ष के द्वारा उस मकान को वहाँ से गिरवा दिया जाएगा। या अगर आपका भी निर्माण कंटिन्यू है, अभी चल रहा है, तो सेक्शन 28 के द्वारा आपका जो विकास का कार्य है उसको रोक दिया जाएगा और सेक्शन 28A के अंतर्गत उसको सील कर दिया जाएगा। तो ये पावर दी गई है वाइस चेयरमैन को कि वो अगर आप बिना अनुमति के या इस अधिनियम में जो प्रावधान दिए गए हैं उनके उल्लंघन में कोई भी कार्य करते हो तो ऐसी कंडीशन में आपके भवन को ध्वस्त कर दिया जाएगा, उसको रोक दिया जाएगा विकास को, या उसको सील कर दिया जाएगा। और सेक्शन 26 के अंतर्गत आपको पनिशमेंट भी दी जाएगी। सेक्शन 26 में जो है पनिशमेंट का प्रावधान है कि आपको पनिशमेंट भी दी जाएगी और आपका जो ट्रायल है, जो पनिशमेंट आपको दी जाएगी उसके लिए ट्रायल जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास या उससे अवर श्रेणी का किसी भी न्यायालय द्वारा आपका ट्रायल किया जाएगा।
लेकिन वाद संस्थित करने से पहले, अभियोजन संस्थित करने से पहले जो है वाइस चेयरमैन की पूर्व अनुमति लेना जरूरी है, सेक्शन 49 ऑफ अर्बन प्लानिंग एंड डेवलपमेंट एक्ट। ठीक है, तो अब ये तो था कि अगर हमने कोई राज्य सरकार ने कोई विकास क्षेत्र घोषित कर दिया तो उसके लिए उसके अंदर आप कोई भी काम नहीं करोगे बिना परमिशन के। और ये जो आप पे निर्बंधन लगाया जा रहा है, ये एक सामान्य व्यक्ति पर भी लागू होता है, किसी सरकारी विभाग पर भी लागू होता है, या वहाँ का जो लोकल डेवलपमेंट अथॉरिटी है उसके ऊपर भी लागू होता है कि आप विदाउट परमिशन वहाँ पे कोई भी उस क्षेत्र के अंदर कार्य नहीं कर सकते हो। और अगर आपके द्वारा कोई कार्य किया गया तो सेक्शन 26 से लेके 28 तक के जो प्रोविजन है वो आप पे लागू हो जाएंगे। और आपको पनिशमेंट का भी प्रावधान है, और पनिशमेंट में आपको जो पनिशमेंट किसके द्वारा दी जाएगी या आपका ट्रायल किसके द्वारा चलाया जाएगा, तो सेक्शन 48 और 49 इसी के बारे में बता रहा आपको कि जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास से नीचे की रैंक का कोई भी अधिकारी ट्रायल नहीं करेगा। और अभियोजन संस्थित करने के लिए आप जो पहले इसकी अनुमति लेनी जरूरी है। इस पे जो है विद परमिशन ही आप कोई भी अभियोजन संस्थित कर सकते हो, अदरवाइज आप अभियोजन संस्थित नहीं कर सकते हो। अब नेक्स्ट हम लोग डिस्कशन करेंगे कि अगर कोई विकास क्षेत्र घोषित कर दिया गया है तो क्या कोई व्यक्ति वहाँ पे एंट्री कर सकता है, वहाँ पे प्रवेश कर सकता है। तो देखो इसके संदर्भ में अधिनियम के जो धारा 25 है उसके अंदर बताया गया है कि आप उपाध्यक्ष की परमिशन से ही वहाँ पे एंट्री कर सकते हो, वहाँ पे जा सकते हो, विदाउट परमिशन आप नहीं जाओगे। और अगर आप विदाउट परमिशन जाते हो तो ऐसी कंडीशन में सेक्शन 23 सब क्लोज 3 के अंतर्गत आपको 6 महीने की सजा या 1000 रुपये तक का आपके ऊपर फाइन लगाया जा सकता है। तो देखो अगर कोई भी क्षेत्र घोषित कर दिया, अगर स्टेट गवर्नमेंट ने सेक्शन 3 के अंतर्गत अगर कोई जो क्षेत्र है उत्तर प्रदेश के अंदर अगर कोई भी क्षेत्र घोषित कर दिया विकास क्षेत्र, तो वहाँ पे ना तो आप एंट्री कर सकते हो विदाउट परमिशन और ना ही वहाँ पे आप कोई भी कार्य कर सकते हो विदाउट परमिशन। और आपको पहले परमिशन लेनी पड़ेगी वो चेयरमैन की, परमिशन लेने के बाद ही आप कोई कार्य कर सकते हो। अदरवाइज आपको जो है इस अधिनियम के द्वारा आपको पनिशमेंट दी जाएगी और आपके द्वारा जो निर्माण किया गया है या वहाँ पे कोई भी गतिविधि की गई है उसको रोक दिया जाएगा, उसको गिरा दिया जाएगा या उपाध्यक्ष के द्वारा जो है उसको सील कर दिया जाएगा। तीनों में से कोई भी परिस्थिति मतलब उपाध्यक्ष के द्वारा कोई भी कार्रवाई की जा सकती है। अब आप लोगों का जो इसमें नेक्स्ट टॉपिक आता है कि क्या विकास प्राधिकरण क्या विकास प्राधिकरण उस क्षेत्र का उचित रूप से विकास करने के लिए किसी संपत्ति को किसी व्यक्ति से या राज्य सरकार से अर्जित कर सकता है, ले सकता है। तो देखो इसके संदर्भ में धारा 17 से और 19 तक में प्रावधान किए गए हैं। इस अधिनियम की धारा 17, धारा 18, धारा 19 और उसका जो इफेक्ट बताया गया है धारा 17 का सेक्शन 54 के अंतर्गत इसका प्रभाव बताया गया है। तो इसके संदर्भ में प्रावधान किए गए हैं कि अगर राज्य सरकार को या विकास प्राधिकरण को अगर ये लगता है कि उस क्षेत्र का सुचारू रूप से विकास करने के लिए, उचित रूप से उसका विकास करने के लिए जो प्रॉपर्टी की नीड है, तो ऐसे कंडीशन में विकास प्राधिकरण जो है राज्य सरकार के माध्यम से सेक्शन 17 के अंतर्गत राज्य सरकार किसी भी व्यक्ति से कोई भी संपत्ति अर्जित कर सकती है। और अर्जन करने के लिए जो प्रोसीजर है वो फॉलो किया जाएगा। और ऐसा अर्जन भूमि को खाली रखने के लिए, मान लो वहाँ पे कोई बगीचा या कोई बाग पार्क वगैरह बनाने के लिए या अदर कोई भी एक्टिविटी करने के लिए, जैसे मैंने आप लोगों को बताया था कि एक स्कीम योजना आई थी 1994 या 1996 की है, जिसमें एक संपत्ति अर्जित की गई थी। प्लॉट नंबर था 292 था शायद, मे बी एक आप चेक कर लेना। उसमें एक प्लॉट लिया गया था एक व्यक्ति से और बाद में सरकार ने उसके अनुसार, उस योजना के अनुसार उस पर कार्य नहीं किया था, जिसमें 10 साल पूरे होने के पश्चात उस व्यक्ति ने जो है राज्य सरकार को एक नोटिस भेजा कि आप योजना के अनुसार मतलब इसका यूज़ कीजिए, और 6 महीने तक भी राज्य सरकार ने उसका यूज़ नहीं किया। तो सेक्शन 54 के अकॉर्डिंग वो जो प्रॉपर्टी है उस व्यक्ति में सत्ता निहित हो गई थी, ठीक है। और राज्य सरकार ने इसमें जो अपना एक्सक्यूज़ दिया था कि बाद में एक नई योजना आई थी तो उसके अनुसार वो काम करना चाहते थे। तो इसमें न्यायालय द्वारा कहा गया कि आपने जिस योजना को उस समय लागू किया गया था, उस योजना जिस पर्पस के लिए आपने वो लिया था, जिस योजना के उद्देश्य के लिए आपने वो भूमि उस व्यक्ति से अर्जित की थी, अगर आप 10 साल तक उस भूमि का उस उद्देश्य से उस पर्पस के लिए प्रयोग नहीं करते हो, तो ऐसी परिस्थिति में नोटिस देने के 6 महीने पश्चात वो प्रॉपर्टी धारा 54 के अंतर्गत स्वतः उस व्यक्ति में निहित हो जाएगी, क्योंकि ये प्रावधान जो है अधिनियम के अंतर्गत दिया गया है।
और अनु सिंघल का केस था, ये अनु सिंघल वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी 20 अप्रैल 2020 का केस है, डिसाइड हुआ था। तो इसमें जो है माननीय न्यायालय ने कहा था कि सेक्शन जो 54 है उसमें ये प्रावधान दिया गया है, और अगर आप उसी योजना के अनुसार उसका 10 साल तक आपने यूज नहीं किया तो फिर उस व्यक्ति को उसकी संपत्ति से वंचित नहीं किया जा सकता है, और वो व्यक्ति अपनी संपत्ति का जो प्रयोग है वो किसी भी पर्पज से कर सकता है। तो सेक्शन 17 और प्लस सेक्शन 54, सेक्शन 17 के अंतर्गत राज्य सरकार को पावर है कि वो किसी व्यक्ति से कोई संपत्ति अर्जित कर सकती है, और अकॉर्डिंग टू सेक्शन 54 अगर 10 साल तक उसका यूज नहीं किया गया तो ऐसी परिस्थिति में 6 महीने वो 10 साल के बाद वो व्यक्ति जिसकी वो प्रॉपर्टी है उसको नोटिस दे सकता है सरकार को कि उसका योजना के अनुसार प्रयोग किया जाए या प्रयोग क्यों नहीं किया। तो 6 महीने तक अगर 6 महीने पश्चात वो प्रॉपर्टी सब तक उस व्यक्ति में निहित हो जाएगी अगर 6 महीने के अंदर राज्य सरकार ने जिस योजना के लिए वो संपत्ति ली थी उसका प्रयोग नहीं किया था। ये जो केस था इसके अंदर बस स्टैंड का निर्माण किया जाना था मेरठ के अंदर, और उस निर्माण के लिए ही जो है इस व्यक्ति से ये संपत्ति ली गई थी जिसका बाद में यूज नहीं किया था, और ये संपत्ति इस व्यक्ति में निहित हो गई थी, सत्ता इस व्यक्ति में जो है निहित हो गई थी, और बाद में इसके द्वारा प्रॉपर्टी हालांकि बीच में सेल कर दी गई थी, वो एक अदर इशू था। लेकिन हमारा जो मेन पॉइंट है सेक्शन 54 में कि अगर आप जिस पर्पस के लिए प्रॉपर्टी लेते हो उसमें उसका यूज नहीं करते हो तो ऑटोमेटिक वो प्रॉपर्टी जो उस व्यक्ति में निहित हो जाएगी, सत्ता निहित हो जाएगी, उसको पुनः अर्जित करने के लिए या लेने के लिए किसी भी प्रकार का कोई वाद या आवेदन करने की आवश्यकता नहीं होगी। और सेक्शन 19 क्या बता रहा है कि राज्य सरकार भी जो है नजुल भूमि वो होती है जो राज्य सरकार में निहित होती है, राज्य सरकार किसी नजुल भूमि को विकास प्राधिकरण को विकास कर क्षेत्र में विकास करने के लिए दे सकती है, और जब ऐसा विकास का कार्य पूरा हो जाता है तो सेक्शन 58 सेक्शन जो 58 है उसके हम क्लोज 2 के अकॉर्डिंग देखेंगे कि वो प्रॉपर्टी जब विघटन कर दिया जाता है, जब प्राधिकरण का विघटन कर दिया जाता है तो सेक्शन 58 क्लोज 2 की उपधारा जो 2 है उसके बी के अनुसार नजुल भूमि राज्य सरकार में सब तक वापस आ जाएगी। मतलब जब वो कार्य विकास प्राधिकरण के द्वारा वो विकास का कार्य पूरा हो जाता है, जिस पर्पज के लिए प्रॉपर्टी ली गई थी उसका यूज हो जाता है, तो उसके बाद जो नजुल भूमि है वो राज्य सरकार में पुनः जो है निहित हो जाएगी। तो अब तक हमने देखा कि राज्य सरकार को अगर उत्तर प्रदेश के अंदर ये लगता है कि कोई ऐसा एरिया है जिसको डेवलप किया जाना चाहिए, वहाँ के आम समस्याओं का समाधान करने के लिए डेवलप किया जाना चाहिए, तो राज्य सरकार उसके लिए सबसे पहले प्राधिकरण का गठन करेगी। प्राधिकरण योजना बनाएगा उस क्षेत्र के बारे में, जिसको सेक्शन 3 में डिक्लेयर किया है, उसके महायोजना बनाएगा, उसके लिए क्षेत्रीय योजना बनाई जाएंगी, मतलब उस एरिया को छोटे छोटे क्षेत्रों में डिवाइड किया जाएगा, हर क्षेत्र के लिए एक योजना बनाई जाएगी और इस योजना को जो है राज्य सरकार के पास भेजा जाएगा अनुमोदन के लिए, और जब राज्य सरकार उस योजना को अनुमोदित कर देती है तो उसको वहाँ पे लागू किया जाएगा और उसके अकॉर्डिंग जो है उस क्षेत्र का विकास किया जाएगा प्राधिकरण के द्वारा। और जब उस क्षेत्र को विकास क्षेत्र के अधीन रहता है तब तक वहाँ पे एक सामान्य व्यक्ति, कोई भी सरकारी विभाग या कोई भी स्थानीय प्राधिकरण, वहाँ का जो स्थानीय विकास प्राधिकरण है उसके द्वारा विदाउट परमिशन वहाँ